Welcome friends. Let us continue our derivative discussion. Last lecture हमने बहुत ही important basic बातें चैप्टर के रिलेटेड 11th के रिलेटेड स्पेशली हमने देखी और मैंने जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स किस तरह से हम निकालते हैं उसका भी डिस्कशन लिया। पहले तो मैंने डेरिवेटिव क्या है उसके बारे में बेसिक आइडिया दे दी वापस से आपको, उसके एग्जाम्पल की चर्चा की। डेरिवेटिव के रिलेटेड जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं, दैट नोटेशन वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी यूज टू राइट व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव जो फाइंड करना है उसमें नॉर्मली हम y का डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट वे वी हैव taken many such example on that particular general notation x और y के आधार पे। change in demand with respect to change in price, change in cost with respect to change in quantity produced, change in revenue with respect to change in quantity sold. And when you say change in demand with respect to price, that is also known as marginal demand. Or for the same marginal word कॉस्ट के लिए भी लागू कर सकते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, एट दैट टाइम द एडिशनल, द मार्जिनल मतलब एडिशनल change in that particular cost with respect to the quantity produced, which is also known as marginal cost, etc. These are some practical example in terms of differentiation, derivative के context से हम लोग जो find out कर रहे हैं ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया। देन लास्ट में मैंने कंक्लूड किया कि जब भी किसी भी मार्जिनल फंक्शन को हम फाइंड करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। मार्जिनल इज नॉट ओनली फॉर दिस डिमांड कॉस्ट एक्सेट्रा, मार्जिनल फंक्शन और भी बहुत सारे कुछ क्राइटेरिया के लिए हम यूज करते हैं थे, लेकिन जब भी मार्जिनल की बात आती है जस्ट find out the derivative. So derivative, how do we write and how to obtain, that way we have to consider this standard functions. और जैसे हमको डेरिवेटिव फाइंड करने की जब बात आती है तो बेसिक जितने भी फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में भी जो कैटेगरी है x रेस टू n के आधार पे, वो तीनों तीन उसके नीचे देखो मैंने मार्किंग की थी कि भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा, क्योंकि वो सेकेंड x रेस टू n एल्जेब्रिक फंक्शन के बेसिस पे ही उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। बिकॉज द लॉजिक सेज दैट x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तो n पावर जो है वो नीचे आएगा बेस में और x के पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। इन द सेम वे 1 अपॉन x, रूट x और फिफ्थ में मैंने लिया है सिर्फ x, ये तीनों तीन का डेरिवेटिव x रेस टू n के बेसिस पे निकलता है। दैट वी हैव सीन, मैंने साइड में आपको उसका डेरिवेटिव निकाल के एक्सप्लेनेशन भी दिया था, सो दैट यू विल कम टू नो दैट अगेन कि ये बात आपको वापस से रिमाइंड हो जानी चाहिए। और ये तीन को हम इसलिए भी याद डायरेक्टली रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये रिकरिंगली इन लोग जो भी क्वेश्चन रहता है इसमें ये सब फंक्शन का यूज ज़्यादातर करके उन लोग करते हैं, एंड देयरफॉर डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है इफ़ यू प्रॉपरली रिमेंबर। और उसके बाद हमने दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है और फाइनली लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, तो उसके सबके ये स्टैंडर्ड जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव का आपको हिसाब किताब ध्यान में रखना है, ये याद रखना जरूरी है। और लास्टली मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल को थोड़ा आपके सामने रिवाइज किया, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आपके लिए वापस 12th के लिए आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 11th में इनिशियली आपने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे भी किस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते थे। तो मैंने एक आध एग्जाम्पल लिया और आपके सामने फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे जो लिमिट के कंसेप्ट के ऊपर आधार रखता है, विद दैट वी हैव सॉल्व एंड हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, जो डायरेक्टली भी आप उसका डेरिवेटिव निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। और डेरिवेटिव निकालने के लिए आगे हम
जो नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं उससे पहले 11 की एक और बात जो मुझे यहाँ आपको रिवाइज करानी है विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ शुरू करता हूँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की जब हम बात करते हैं तो हमें किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन में किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, डेरिवेटिव का जो फाइंड करने का जो हमारा तरीका है, तो उसकी हम बात करते हैं रूल्स का मतलब। और खास करके हमने रूल्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे u और v ऐसे दो फंक्शन ले लेते हैं, जिसको हम खाली एग्जाम्पल के ये रूल को समझने के लिए u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है फाइंड आउट हो सकता है, ऐसे दो फंक्शन है। डिफरेंशिएबल मतलब क्या, जिसके हमको डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। सो दैट पर्टिकुलर फंक्शंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज x यू नो विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो u को भी x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ ऐसा एक फंक्शन है, और v को भी x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है ऐसा एक फंक्शन है। सो u एंड v बोथ आर फंक्शन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल। अच्छा समझ लो, आपको y एक फंक्शन दिया है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है u और v के मदद से, और v और u जो है ये दोनों एक्सप्रेस हुए x के टर्म में। तो दोनों फंक्शन u और v उसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब प्लस माइनस का जो रिलेशन है। तो जब आप y का डेरिवेटिव निकालते हैं तो सीधी सी बात है, व्हेन यू डिफरेंशिएट y के जगह पे आप लिखेंगे dy बाई dx, बिकॉज y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, x के। सामने राइट हैंड साइड में x किस तरह से आया है, तो कि u को भी x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है और v को भी x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो x इज देयर इन दैट u एंड v, ये आप समझ के चलिए। तो अब राइट हैंड साइड में जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो u का भी डेरिवेटिव निकलेगा और v का भी डेरिवेटिव निकलेगा, बीच में प्लस माइनस एज इट इज। तो u का डेरिवेटिव v विथ रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको एक स्टेप लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं du अपॉन dx प्लस और माइनस dv अपॉन dx। और ये आप ऐसे अलग अलग भी दिखा सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v, खत्म। You can show like this, अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना है बस। नेक्स्ट इज, अच्छा प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिखा, इसका मतलब ये नहीं दोनों एक साथ, कभी प्लस भी हो सकता है कभी माइनस भी हो सकता है। और दूसरी बात, u और v दो ही फंक्शन होंगे ऐसा नहीं है, u v w ऐसा आगे बहुत सारे टर्म्स एड सब्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में हो सकते हैं, सिद्ध जरूरी नहीं दो ही है। यहाँ तो दो मैंने खाली समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये रूल्स कैसे हम फॉलो करते हैं डेरिवेटिव निकालने के सिस्टम में, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए अभी फिलहाल मैंने दो लिया है, बाकी दो से ज्यादा हो सकते हैं ना भाई, समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट सेकेंड वन, if y is a given function that y is equals to k into u. Now u is a function in terms of x and k is a coefficient. K is a constant but it is in multiplication relation at present with u, therefore k is coefficient of, so I can say k is coefficient of u, k is a coefficient of u। अब जब भी डेरिवेटिव निकलता है स्टूडेंट्स, तो जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, that is a constant coefficient rather than just you say coefficient, constant कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है के यू के साथ, वो के बाहर निकल जाएगा, बिकॉज दिस कोएफिशिएंट उसका हमको डेरिवेटिव निकालना होता नहीं है। सो के विल बी आउटसाइड, मतलब के का हमें डेरिवेटिव निकालना होता नहीं, के विल रिमेन एज इट इज, और जाके अंदर u का डेरिवेटिव निकलेगा एज आई हैव शोन d बाई डी एक्स ऑफ u। तो मतलब डेरिवेटिव निकला किसका, मेन u का, के कोएफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज, कोएफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज। सो ये हो गया। इस तरह के पैटर्न में जब आपको कभी एक्सप्रेशन मिलेगा, then this way you are going to apply the rule
for finding derivative. Next one, third is very important, जिसका अपन ज्यादा करके यूज किया हुआ है 11th वगैरह में, y इज इक्वल टू यू इंटू वी. दिस वी कैन से प्रोडक्ट रूल और यू इंटू वी रूल. यू इंटू वी रूल ध्यान रखो, ये सबको आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका कहाँ ना कहाँ इस्तेमाल आपको देखने मिल सकता है. तो बेसिक u इंटू वी रूल क्या बोलता है समझ लो. देर आर टू functions u and v which are in the relation of multiplication. y is equal to u into v. तो ये जो है u मेरा पहला फंक्शन है, v जो है मेरा दूसरा फंक्शन है. आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, या u v सेपरेटली आप बोल ही रहे हो उसको नाम, u पहला है v दूसरा है, ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाता है. सो u एज इट इज. अभी देखो डेरिवेटिव का मैंने ये रूल में एक्सपांड कर रहा हूँ. डेरिवेटिव जब हम निकालना शुरू करते हैं y के जगह पे तो dy बाई डी एक्स. अब राइट हैंड साइड में मेन उसका रूल किस तरह से हम एक्सपांड कर रहे हैं ध्यान दीजिए. u एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ v देखो लिखा है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड का पहला मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो सेकेंड अभी नेक्स्ट एज इट इज रहेगा, प्लस के बाद प्लस आएगा बीच में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो अब दूसरी दफे जो डेरिवेटिव निकलेगा वो पहले फंक्शन का निकलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज स्टार्ट किया था ना. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. और यू मे से लाइक दिस, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. ये आपको रूल बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है. अच्छा, इसी के बेसिस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं, कभी भी आपको तीन ऐसे फंक्शन भी मल्टीप्लिकेशन में दे सकते हैं. जैसे यहाँ आपके सामने है y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू. इसको भी हम प्रोडक्ट रूल ही बोलेंगे, यू वी डब्ल्यू रूल बोलेंगे. इसमें तीन फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, whereas in earlier case it was only two functions u and v. तो अब यहाँ जिस प्रकार से हमने ऊपर का रूल एक्सपांड किया उसी तरह से कुछ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा हमें इसमें ज्यादा टर्म्स ध्यान में लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें टोटल तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. तो स्टूडेंट ध्यान रखो, आप किसी कैसे भी आप इसको एक्सपांड करो, आपके सामने ये एक लॉजिक आपको याद रखना है कि भाई पहले कोई भी दो फंक्शन एज इट इज रखो और तीसरे का आप डेरिवेटिव लो. नेक्स्ट दूसरे दो फंक्शन को एज इट इज रखो और जो रहा तीसरा उसका डेरिवेटिव लो. और नेक्स्ट और दूसरे दो फंक्शन को एज इट इज रखो और तीसरे को डेरिवेटिव निकालो. मतलब टोटल तीन ही फंक्शन है u v w. समझ लो मैंने पहले यहाँ u v को एज इट इज रखा है, देख रहे हैं आप लोग u v एज इट इज रखा हुआ है, तो w का डेरिवेटिव निकलेगा, तीसरे का डेरिवेटिव निकलना है, तो डेरिवेटिव ऑफ w. अब और दो कौन से एज इट इज रहने बाकी रहते हैं, जैसे कि तो कि u और v तो रह गए पहले में एज इट इज. अब आप v और w को एज इट इज रखो, तो v और w एज इट इज रहा, तो बचा कौन, u, डेरिवेटिव ऑफ u. अब एज इट इज रखने वाले दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन और कौन सा बनता है, तो u v आ गया, v w आ गया, अच्छा u w बाकी है, ये u w एज इट इज. तो बचा कौन तीसरा, तो कि v, उसका डेरिवेटिव निकलेगा. सो दो कोई भी एज इट इज रहे, तीसरे का डेरिवेटिव. अब ये बारी बारी से आप इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेते जाओ, तीन के कॉन्टेक्स्ट में तीन फंक्शन है u v w के हिसाब से, तो आपको इस तरह से तीन टर्म्स मिलने हैं. So uv as it is derivative of w plus vw as it is derivative of u plus uw as it is derivative of v. इसको हम बोलते हैं u-v-w रूल. अब आप चिंता नहीं करने का कि कोई भी टर्म पहले बाद में हो गया, उससे आप लोगों को चिंता करने का नहीं, क्योंकि तीनों टर्म ऐड हुए हैं, देख लो एक दूसरे से. सो फर्स्ट टर्म कौन सा होना है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तीनों होने हैं. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ये था UVW. स्पेसिफिकली UVW के नेचर के क्वेश्चंस को हमने इस रूल से करने हैं, ये ध्यान रखना है. ये मतलब कहाँ ना कहाँ अपने को काम में आ सकता है. इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई 11 का ये रूल की बात जो मैं अभी निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये बाद में आप अभी के नए कंसेप्ट में 12th के रिलेटेड कंसेप्ट में वापस से काम में नहीं आएंगे, ये वापस काम में आ सकते हैं.
आएंगे, इसलिए अपने को ध्यान में रखने हैं वापस, इसलिए तो मैं रिवाइज कर रहा हूं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, ये भी हमने देखा, इसका भी काफी यूज हुआ है, जैसे कि कभी क्वेश्चन यू अपॉन वी के रूल में पैटर्न में दिए हैं, मतलब यू अपॉन वी क्वेश्चन रूल जिसको हम बोलते हैं, या आप यू बाय वी रूल भी बोल सकते हैं। तो यू अपॉन वी में क्या है, एक न्यूमरेटर में है यू और वी डिनोमिनेटर में है। तो अब यहाँ उल्टा है, जैसे u इंटू वी के रूल में u से स्टार्ट हुआ, यहाँ v से स्टार्ट करने का। सो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, अब बीच में प्लस के जगह माइनस करने का, u अपॉन वी रूल में बीच में क्या आएगा, माइनस। तो अब आएगा u एज इट इज, और फिर आएगा डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब खास ध्यान रखो, माइनस के बाद ये जितना भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है मैंने ब्रैकेट किया है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज व्हेन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट विल बी एक्सपांडेड, ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर से साइन सबकी क्या होगा, चेंज होनी है, क्योंकि बार माइनस है। इसलिए ये याद रहे कि साइन चेंज करनी है, बार माइनस है इसलिए ब्रैकेट करके रखा है, ताकि हमको रिमाइंड करता है कि हमको अंदर के एक्सप्रेशन की साइन क्या करनी है, चेंज करनी है व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट। और पूरे के अपॉन में वी स्क्वायर जाएगा, देख लो स्टूडेंट। सो क्या रूल बन गया, v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u as it is into derivative of v. This is quotient rule, or you can say u by v rule. Students, इतना जो पार्ट हमने रूल्स के बारे में देखा, ये वापस से आपको काम में आने वाला, मैंने बोला। प्लस इसका इम्पोर्टेंस भले डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली होना है, क्योंकि अब हमको कुछ नए कंसेप्ट डेरिवेटिव के स्टडी करने हैं, जिसमें हो सकता है बीच बीच में कहाँ ये सब की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो ये रूल्स हमें भूलना नहीं है, ये कहाँ ना कहाँ हमको जरूर पढ़ते रहेगा। नाउ कमिंग टू द 12th standard part, now I would like to begin the part logarithmic function। ये एक स्पेशल टेक्निक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, डेरिवेटिव निकालने का एक पर्टिकुलर टेक्निक है, जिसके मदद से हम डेरिवेटिव का प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो करके लेते हैं, और उस टेक्निक के द्वारा हम डेरिवेटिव फंक्शन का निकालते हैं। मतलब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसका डेरिवेटिव निकालना कभी मुश्किल हो जाता है, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, नहीं निकल पाता। उस समय हम लॉगरिथम कंसेप्ट का उपयोग करके आगे उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, और वो लॉगरिथम कंसेप्ट को हम जब उपयोग में लेके डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आसानी से डेरिवेटिव निकाल जाता है, जिसको हमने बोला कि जो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल नहीं सकता, उस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उस स्पेसिफिक टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक है। को कुछ ऐसे ही सिचुएशन है जिसके अंदर ही हम लॉगरिथम का उसमें उपयोग कर सकते हैं। हम बातें करेंगे डिटेल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ कंसेप्ट, that is derivative of implicit function। पहले तो हम जानेंगे implicit function किसको मानते हैं, किस तरह के फंक्शन का हम implicit function में उसको गिनते हैं, और उस तरह से उसकी अलग से हम डेरिवेटिव की भी बातें करेंगे। एंड फाइनल पार्ट, this particular final concept is regarding derivative of this is parametric function, parametric function। this is very important, and ये भी
जानना है हमको कि भी ये पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या, और उसके बारे में जानकारी लेने के बाद फिर हमें डेरिवेटिव के बारे में समझना है कि हाउ डू वी फाइंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स ऐसा है, ये अलग अलग सिचुएशन के आधार पे डेरिवेटिव निकालने की जो बातें हम कर रहे हैं, और उसी के द्वारा डेरिवेटिव निकालने की जो टेक्निक है उसका हमें वाइड एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जैसे आप कैटेगरी बना लेते हो ना, तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकालने के तरीके भी जनरेट होते हैं। कि आप कंपोजिट फंक्शन की बात करते हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका बन जाता है। when you talk about inverse function, at that time how to find its derivative, उसका एक लॉजिक, उसका एक तरीका अलग बन जाता है। when you say in the logarithmic function जो है डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, तो वो एक अलग हमारे सामने एक टेक्निक बन जाती है। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी जब हम बना लेते हैं ना, तो उसके आधार पे डेरिवेटिव की भी बातें हमें अलग ढंग से सामने रखनी पड़ती है। अल्टीमेटली तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, मगर उसके हिसाब से फाइंड करना है, जिस तरह का वो फंक्शन है, जिस तरह से उसका हमें टेक्निक का इस्तेमाल करके लेना है, उस हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड होगा। सबके लिए एक ही, जिसको बोलते हैं ना, सुर में धुन नहीं बजती है, एक ही सुर में गाना नहीं बजेगा। जैसी सिचुएशन होती है वैसा हम गाना बजाते हैं। जैसे शादी के माहौल का गाना अलग बन जाता है ना। कुछ सेलिब्रेशन है, बर्थडे वगैरह का माहौल है, तो उसमें गाना अलग धुन का बजता है। कुछ सैड इंसिडेंस हुआ है तो उसके भी लिए अलग धुन बजती है। तो ये जिस प्रकार की, मतलब कि हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का फंक्शन होगा उस हिसाब से डेरिवेटिव का उस तरह से टेक्निक इस्तेमाल किया जाए। सो हमें पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन किस तरह का हम बात कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या है वो, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, पैरामीटर, पहले वो समझेंगे। फंक्शन को भी ध्यान में लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो भी पूछेंगे उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन है, और जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके आधार पे आप फिर नक्की करोगे कि इसका डेरिवेटिव आगे कैसे हम निकालेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट that when you understand and identify the function, then only you can apply the method and the technique of that derivative, जिस तरह से हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। नाउ दिस मच पार्ट इज अबाउट, मैंने वेरियस आपको फंक्शन के आधार पे मैंने ये बाइफर्केशन बताया है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आप समझ लेना, एक 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 के बारे में अलग से उन्होंने ये एक्सरसाइज बनाई होगी कि भाई एक एक्सरसाइज तो के उस टाइप के क्वेश्चन की कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के बारे में, एक एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन के बारे में, एक एक्सरसाइज लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से। तो हम जब ये कैटेगरी को डिवाइड करते हैं तो उस तरह से हम ये टेक्निक को भी समझते हैं डेरिवेटिव निकालने की। डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन का हम दूसरे भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दैट यू कैन राइट। अल्टरनेटिवली वी आल्सो से एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। And one last as a conclusion, there is one additional part they have kept as I can say second order derivative. बस सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि जब हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं उसके बाद दोबारा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उधर हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जब हम दूसरी उसी का डेरिवेटिव वापस से निकालते हैं दोबारा तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, this much syllabus 12th related we have to commence, जिसके लिए मैंने 11th का पूरा प्रॉपर रिवीजन आपके सामने रखा है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ derivative of composite function, and for that I will first explain what is composite function. So students, आप heading मारिए, number first, derivative of composite function. Composite function, give heading, so that now we can first understand what is composite function, and then we'll also understand how to find its derivative. पहले तो student so student, now related to 12th standard we have to understand some additional concept related to derivatives, and in which there are certain things which I have written on the board in front of you कि हमें 12th के रिलेटेड अभी आगे क्या पढ़ना है। तो क्या 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव में सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, थर्ड इज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। एक प्रकार की टेक्निक है कि भाई लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमें उसमें लॉग को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता है। और भाई लॉग को इंट्रोड्यूस क्यों करने का, डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं निकलता है क्या? तो कुछ उसमें उस तरह से रिस्ट्रिक्शन हमें आते हैं कि भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव जब नहीं निकल पाता है तो कहाँ ना कहाँ डेरिवेटिव निकालने के लिए हम उस तरह से कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें लॉग इंट्रोड्यूस होना है और फिर उसका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाना है। तो जरूरी है कि लॉग हम इंट्रोड्यूस करके लेवे ताकि हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाए। तो ये कुछ जरूरत होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे उस एंगल से कि भाई क्या ऐसी जरूरत हो जाती है या क्या हमारे को लिमिटेशन आ जाती है कि डायरेक्ट जिसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, ऐसी क्या स्पेशल सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अलग अलग नेचर के जो फंक्शन की हम बातें कर रहे हैं उसमें क्या स्पेशल बातें हैं और उसके रिलेटेड डेरिवेटिव को हम अलग ढंग से किस तरह से हम फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं। ये सब चीज हमें स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक क्लियर करनी है और फाइनली आपको पोर्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालने का उसके बारे में थोड़ा थियरी आपको दिया है, जिसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह के टॉपिक में। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकलने के बाद में वापस और एक बार उसका डेरिवेटिव निकालते हो, इट बिकम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। खैर, सबकी हम बातें वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहले तो ये जानेंगे व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। हम एक लेमैन लैंग्वेज में कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हो सकता है आगे भी उसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा और वो दूसरे के अंदर भी तीसरा। इस नेचर के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब हो सकता है एक के अंदर दूसरा हो, बस दूसरे के अंदर और कोई फंक्शन ना हो, मतलब इतना ही हो, फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन। अब वो अनदर फंक्शन अंदर वाला जो फंक्शन है उसके अंदर भी और एक फंक्शन हो सकता है, डिपेंड्स। मगर इस तरीके से
जो फंक्शन बना है उसको हम इन जनरल कंपोजिट फंक्शन के नेचर का गिनते हैं। अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना, मतलब ऐसे फंक्शन को हमें लेके पूछा रहता है कि भाई उसका डेरिवेटिव निकालो। तो कि जो फंक्शन बाहर है उसके अंदर का एक फंक्शन है, तो बाहर का फंक्शन जिसका जो हमको पहले दिखता है उसका डेरिवेटिव हमें पहले निकालना है। जब बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जावे तो अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाद निकालना है। मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का टर्न बाद में आएगा। सबसे पहले जो बाहर का फंक्शन है उसके बारे में डेरिवेटिव के लिए सोचने का, और समझो उसके भी अंदर कोई फंक्शन है तो उसका टर्न उसके बाद आएगा। मतलब 1 by 1 जो भी फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है उसका बारी बारी से डेरिवेटिव निकालते जाना है। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने जिस फिर से आपसे एक्सप्लेन किया कि फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको कैसे देखने मिलेगा? तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन का पैटर्न एल्जिब्रिक फंक्शन के केस में देखते हैं। एल्जिब्रिक फंक्शन जो है हमारा x⁻n। अब जब भी हम कंपोजिट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन बताने के लिए हम x के जगह पे f ऑफ x का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x के जगह पे किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स? f ऑफ x। तो एल्जिब्रिक फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे दिखेगा? तो कि x के जगह पे f ऑफ x लिख दो और ऊपर पावर में n तो है ही अपने जगह पे। समझ रहे हैं बात? f ऑफ x किसके जगह पे आया? x के जगह पे, पावर में n तो एज इट इज है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो y इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 9x प्लस 3 होल रेस टू 8। भाई साहब, तो x⁻n जो बेसिक फॉर्म था, ये बेसिक फॉर्मेट मेरा जो था, और ये उसका आ गया कंपोजिट फॉर्म। rather than function I would like to say format। वो एल्जिब्रिक फंक्शन का बात तो हम निकाले हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिक फॉर्म क्या, तो x⁻n, इसमें कोई कंपोजिशन नहीं दिखेगा, कंपोजिट नेचर नहीं दिखता है इसमें। बट व्हेन यू राइट f of x⁻n that it becomes composite form। एग्जाम्पल देख लो, मतलब पूरे x के जगह पे f of x का रिप्लेसमेंट हो रहा है भाई जी। पूरे x के जगह पे किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है? f of x का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऊपर के पावर का n रहना एज इट इज है। इस टाइप को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब आप सोच लीजिए कि भाई सेकेंड जो है, हम एल्जिब्रिक के बाद कंपोजिट फंक्शन अलग अलग, जैसे एल्जिब्रिक हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर हमने आगे देखा log x। ओके, अब ये तो मेरा बेसिक फॉर्म हो गया, ये तो मेरा बेसिक फॉर्म हो गया। बट इफ यू से इसका मुझे कंपोजिट फॉर्म बना के बताइए, तो इसका कंपोजिट फॉर्म क्या हो जाएगा? मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन मार के रखा है कि x के जगह पे किसको रिप्लेस करना है? f ऑफ x। तो आप जब भी x के जगह पे f ऑफ x लिखेंगे तो ये हो जाएगा log f of x which is composite form।
of log x which is a basic form. तो आपको कोई पूछे कि log x का कंपोजिट फॉर्म जनरल बताइए मुझे क्या होता है, तो आप बोलने का है log f of x. अब इसको समझने में क्या आना है आपको, तो कि बाहर एक log का फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर f of x करके और एक फंक्शन है. तो कि बाहर देखें, बाहर से दिखा log, अंदर से दिख रहा है और एक फंक्शन, जो भी रहेगा अंदर, मतलब ये हो गया एक फंक्शन उसके अंदर दूसरा फंक्शन. ये किसके पैटर्न में मैंने कंपोजिट फॉर्म बनाया, लॉगरिथमिक फंक्शन के पैटर्न में. फिर आप आइए एक्सपोनेंशियल के नेचर के अंदर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब हम कंपोजिट फॉर्म को सोचते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए बेसिक फॉर्म क्या है एक्सपोनेंशियल का. तो कि सबसे पहले मैं लेता हूं a रेस टू x और उसके बाद लेता हूं e रेस टू x. ठीक है, ये दोनों जो है बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है. अच्छा, अभी ये दोनों के लिए मैं बात करता हूं, इसके कंपोजिट के फॉर्मेट में हम किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. वापस वही रूल देखो, ऊपर मैंने लिखा है x के जगह पे हमें किसको रिप्लेस करना है, f ऑफ x. मतलब जिधर भी x है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x. चलिए आइए पहले मैं a रेस टू x के बेसिक फॉर्म का कंपोजिट फॉर्म बना के दिखाता हूं. तो कि नीचे बेस में a एज इट इज, x के जगह पे f ऑफ x, ये रहा देख लो. तो ये कंपोजिट फॉर्म हो गया उसका. अब वैसे e रेस टू x के बारे में बात करो तो e नीचे बेस में एज इट इज, ऊपर x के जगह पे f ऑफ x, ये हो गया उसका कंपोजिट फंक्शन का पैटर्न. अच्छा, एग्जाम्पल की बात करो तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं. समझ लो y इज इक्वल्स टू हम a रेस टू के जगह पे, a के जगह पे कुछ नंबर लेते हैं. a आपको मालूम है ना, a कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है, दैट मीन्स 5 रेस टू. तो क्या 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 9. खत्म हो गई बात. ये ऊपर पूरा फंक्शन दिख रहा है आपको 5 के पावर में. 5 किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, हम a के लिए रिलेट कर रहे हैं. सो a रेस टू f ऑफ x, a के पावर में पूरा फंक्शन है, तो a जो है वो 5 है. उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल हम e के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं. y इज इक्वल्स टू, अच्छा e इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट, तो e की जगह पे कोई रिप्लेस कुछ होने वाला नहीं है. सो e विल रिमेन एज इट इज, e ओनली. इन द पावर जो f ऑफ x के जगह पे हमें लिखना है वो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. तो ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है कंपोजिट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो है वो कंपोजिट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. और आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि उसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पे फिर आपको सोचना है उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. अब तक मैं डेरिवेटिव की बात पे आया ही नहीं हूँ, डेरिवेटिव के बात पे मैं अभी तक आया ही नहीं हूँ. अब तक पहले तो हम ये कंपोजिट फॉर्म, या बोलो आप कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकें, उसके ऊपर थोड़ा हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. And when you can properly recognize that, you can easily go for the derivative. अब मैं डेरिवेटिव पे चर्चा पे आता हूँ, क्योंकि कंपोजिट फॉर्म मेरे यहाँ खत्म हो गए, क्योंकि जितने भी बेसिक फॉर्म में खास करके एल्जीब्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ये 3 टाइप के जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फॉर्म, उसके ही कंपोजिट फॉर्म आपको देखने मिलेंगी. और दूसरी बात, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानने के लिए ये बेस में कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही है, तो वो एक्सपोनेंशियल के नेचर का हो गया. अच्छा, अदर एल्जीब्रिक फंक्शन में कि जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बताए थे, जैसे कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स एल्जीब्रिक नेचर का,
हमने खाली अलग से उसका डेरिवेटिव लिखा था, याद करो। तो इसके लिए भी मैं कंपोजिट फॉर्म तैयार कर सकता हूं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये रूट एफ ऑफ एक्स, खत्म हो गई बात। अच्छा, ये उसका हो गया बेसिक फॉर्म और ये हो गया इसका कंपोजिट फॉर्म। आर यू गेटिंग? और तो और हम साथ में जो है और एल्जेब्रिक फंक्शन के जो हमने उदाहरण देखे थे कि जिसके अंदर वन अपॉन एक्स था, देखो ये बेसिक था, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये भी कंपोजिट फॉर्म में आ सकता है, खाली x को रिप्लेस किसके साथ करना है हमें, एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट मैं एक टेबल बनाता हूं, बेसिक फॉर्म और कंपोजिट फॉर्म, और आप मुझे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें कि भाई ये मैं कौन से फॉर्म को बराबर से लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। समझ लीजिए x रेस टू n है, तो ये मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स होल रेस टू n। दूसरा एल्जेब्रिक एक आ गया, सब आ गया उसमें, मगर मैं उसका उदाहरण भी लिखूंगा, चाहे तो आप उसके एग्जाम्पल को भी बराबर से फॉलो करके ले लो। जैसे कि रूट एक्स लिखा हूं, तो मुझे लिखना है रूट एफ ऑफ एक्स। जस्ट रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। थर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी यू कैन से वन अपॉन एक्स को भी लिखना है तो लिख लो, दैट इज वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। बाकी ये एक्स रेस टू एन में ये सब इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ, मतलब ये दोनों नेचर एल्जेब्रिक के ही है, वो आप समझ सकते हैं। ये नहीं भी लिखे तो आपको मालूम पड़ा, लेकिन रूट एक्स जरूरी है, रूट एक्स का ज़्यादा करके आपको उसके पैटर्न में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फोर्थ, आई एम गोइंग फॉर लॉगरिदमिक। समझो बेसिक फॉर्म है लॉग एक्स का, तो उसका कंपोजिट फॉर्म है लॉग एफ ऑफ एक्स। और उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर ए रेस टू एक्स जो बेसिक फॉर्म है उसका कंपोजिट फॉर्म आता है ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। और सिक्स्थ जो है ई रेस टू एक्स, उसके हिसाब से आता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट टोटल मैंने बेसिक फॉर्म और कंपोजिट फॉर्म को आपके सामने हाईलाइट किया है। अब मैं डेरिवेटिव को और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने डेरिवेटिव का डिस्कशन लिया नहीं है, डेरिवेटिव कैसे निकालने का उसके बाद पे तो भी आना मुझे बाकी है। ये जितने भी बेसिक फॉर्म है उसके तो सभी के हमने डेरिवेटिव 11th में ही देख लिया है, फिर भी मैंने रिवीजन में लिया है। और इसके साथ साथ अब ये जो कंपोजिट फॉर्म को अभी हमने देख लिया हुआ है, दैट कंपोजिट फॉर्म दैट इज ऑल्सो, उसके बारे में भी डेरिवेटिव की चर्चा डिटेल में मैं करूंगा। और आपको एक नियम मैं बता दूंगा, उसके आधार पे आप हर एक कंपोजिट फॉर्म के लिए उस पैटर्न से डेरिवेटिव कैसे निकालना वो आप खुद भी सोच सकेंगे। सो वेरी फर्स्ट, मैं यहाँ आपको टेबल के माध्यम से ही आपको कंपोजिट फॉर्म और उसका डेरिवेटिव किस तरह से हम निकालेंगे डेरिवेटिव, उसका मैं पूरा टेबुलर फॉर्मेट में ही बता देता हूँ, ताकि यू विल इजीली कंपेयर। चलिए, कंपोजिट फॉर्म और उसका यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव। खास करके मुझे बोलना चाहिए यहाँ जो भी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ तो y है, या तो आप मान के चलें एफ ऑफ एक्स, और जो भी मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ वो आप मान के चलें ये है हमारे लिए dy बाई डी एक्स। ये तो नोटेशन की हुई बात, अभी आपको सबको पता है। समझ लो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स
होल रेज टू एन, मतलब ये हो गया एल्जीब्रिक फंक्शन का कंपोजिट फॉर्म, एल्जीब्रिक फंक्शन का कंपोजिट फॉर्म। तो मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में भी ये बात पूरा आपके सामने रखा कि जब आप ये कंपोजिट फॉर्मेट के बेसिस पे डेरिवेटिव निकालते हो तो सबसे पहले जो बाहर है उसका डेरिवेटिव निकलेगा। मतलब आपको पहले बाहर कौन दिखता है, एफ ऑफ एक्स दिखता है या एन दिखता है? तो क्या पूरे ब्रैकेट के पावर में बाहर तो एन दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको आप डेरिवेटिव जो निकालोगे उस इस हिसाब से निकालोगे, एन नीचे आएगा, एफ ऑफ एक्स के पावर में n-1 हो जाएगा, और फिर आपका जो अंदर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका टर्न आएगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। इसकी जगह मैंने लिखा है एफ डैश एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स मतलब उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। Are getting what I am saying? So this is what particularly this is I have shown as a derivative of composite form in the nature of algebraic. Now importantly we need to consider next pattern जो है रूट एफ ऑफ एक्स। क्या नेचर का है फंक्शन? आपके सामने मैंने रखा है रूट एफ ऑफ एक्स। तो क्या रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव में पहले तो मैं आपको पूछूं, स्क्वायर रूट बाहर दिखता है पहले मुझे, फिर उसके अंदर एफ ऑफ एक्स बाद में दिखता है। सो बाहर से जो दिख रहा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के हिसाब से रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/2 रूट एक्स। तो उसी तरह से रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। और साथ में अंदर जो अभी आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, वो आएगा मल्टीप्लीकेशन में एफ डैश एक्स। तो बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव जो आप पहले निकाल रहे हो, फिर अंदर का, और उसके अंदर हो समझो हो तो उसके और अंदर का, बाद में एक के बाद एक मल्टीप्लीकेशन करते करते निकालते रहना है, वन आफ्टर अनदर। मगर अंदर कितने और हैं वो तो तुमको मालूम होना चाहिए। वो आप कंपोजिट फंक्शन देखोगे तो आपको अपने को अंदाजा आना चाहिए कि भाई हाँ बाहर ये फंक्शन उसके अंदर एक ही है, उसके अंदर और भी एक है क्या? वो आपको आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आपको क्वेश्चन में देख के, फंक्शन को देख के मालूम होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। तो एक फंक्शन अंदर है, उसके अंदर भी और दूसरा है, तो हम आगे 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 उसके अंदर के वाले, उसके अंदर वाले, उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालते जाना है, धीरे धीरे करके अंदर के लास्ट फंक्शन तक, उसकी जड़ तक जाना है। और जितने भी फंक्शन है सबके हमें बारी बारी से डेरिवेटिव निकालते जाना है। सो पहले बाहर कौन दिखा? रूट। रूट मतलब रूट एफ ऑफ एक्स। तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/2 रूट एक्स, वैसे रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। और एक बार बाहर का रूट का डेरिवेटिव निकल गया, फिर अंदर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज एफ डैश एक्स। और जो भी अंदर के फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते जाते हो वो नेक्स्ट 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 आते जाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट मैं ले रहा हूं 1/f ऑफ एक्स का पैटर्न जो है, जैसे 1/x का डेरिवेटिव था -1/x², वैसे ही ये जो 1/f ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 -1/f ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और एक बार आपने ये अपॉन के पैटर्न में है इसलिए उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना जरूरी है, दैट इज एफ डैश एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये हो गया एल्जेब्रिक के कुछ केसेस। नेक्स्ट मैं ऊपर जितने लिखे हैं उसको मैं 1 बाय 1 लेते जा रहा हूँ। फोर्थ है लॉग एक्स। तो हमारा कंपोजिट फॉर्म था लॉग एफ ऑफ एक्स।
समझ लो हमें फंक्शन कंपोजिट फंक्शन मिला है log f of x के हिसाब से। बेसिक फॉर्म क्या था उसका? log x। बेसिक फॉर्म क्या था उसका? log x। log x का डेरिवेटिव क्या था? 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या था? 1/x। तो log f of x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/f of x। और साथ में f of x का डेरिवेटिव तो के f डैश x अलग से मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में आएगा। अंदर के फंक्शन को भूलना नहीं है। बाहर का फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो अंदर का बाद में निकलने का है ही ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ वन, दैट इज ए रेस टू एक्स के हिसाब से ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का हिसाब हम देखेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताइए ए रेस टू एक्स जो बेसिक फॉर्म है उसका डेरिवेटिव क्या होता था? क्योंकि ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो वैसे ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू लॉग ए। और साथ में अब आप समझ लेना कि ऊपर के फंक्शन का तो डेरिवेटिव निकालना बाकी है, तो एफ ऑफ एक्स का भी अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में एफ डैश एक्स करके खड़ा रहेगा। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ में आया? आई रिपीट, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स जैसे ए रेस टू एक्स वैसे ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो अब यहाँ ए रेस टू एफ ऑफ एक्स है तो उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। लेकिन ऊपर एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स है पावर में, तो एफ ऑफ एक्स का वापस से अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में बनता है, दैट इज रिटर्न हियर सी इन द डेरिवेटिव। सिमिलर टू दिस सिक्स्थ पे मैं आगे बढ़ता हूं। एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी का ई रेस टू एक्स के हिसाब से ई रेस टू एफ ऑफ एक्स बनेगा। बेसिक फॉर्म क्या है? ई रेस टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंपोजिट के नेचर का ई रेस टू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो जैसे ई रेस टू एक्स बेसिक फॉर्म होता था उसके लिए डेरिवेटिव क्या होता था? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहता था। वैसे ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, बल्कि ऊपर के फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव बनता है, दैट इज गोइंग टू बी एफ डैश एक्स। खत्म हो गई बात। क्योंकि इसके अंदर ए रेस टू एक्स के जैसा अलग से मैंने बताया था लॉग ई हो सकता है, लेकिन लॉग ई तो वन होता है, लॉग ई तो वन होता है और उसके कारण वो हम लिखते नहीं है। तो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। दिस वे स्टूडेंट्स, ये जो 6 कंपोजिट फॉर्म का मैंने जो चर्चा आपसे किया है, जो कंपोजिट फॉर्म है, जितने भी बेसिक फॉर्म है उसके सभी के कंपोजिट फॉर्म है, ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। और सभी का मैंने डेरिवेटिव आपके सामने यहाँ मेंशन किया है। कैसे हम डेरिवेटिव निकालने का मैंने एक कॉमन लैंग्वेज का उपयोग करके आपसे डिस्कशन रखा, कि जिसमें खास करके मैंने सबसे पहले आपको एक जनरल जिसको बोलते हैं कि लैंग्वेज में मैंने आपके सामने डेरिवेटिव कंपोजिट फॉर्म का कैसे लेने का, पहले बाहर का फंक्शन का, उसके बाद अंदर के फंक्शन का, उसके बाद और उसके अंदर है तो उसके लेने आपको डेरिवेटिव लेने का, और ऐसे अंदर 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 आपको आगे बढ़ते रहने का है। ज़्यादा कंपोजिशन नहीं रहते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और शायद हो तो तीसरे के अंदर चौथा, बाकी और एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। So one by one we have to start finding derivative one by one. ज़्यादा घाई करने का नहीं, पहले बाहर का निकालने का है, उसके बाद अंदर का निकालने का नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद उसका अंदर है तो उसको भी उसके बाद वाले स्टेप में निकालने का, एक के बाद एक सबका डेरिवेटिव एक साथ निकालने के लिए सोचने का नहीं स्टूडेंट्स, वन बाय वन। नहीं तो वो मिस्टेक होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और कहाँ ना कहाँ उसके कारण वो गड़बड़ हो जाता है पूरे लास्ट के आंसर के लिए। तो ये प्रोसेस कैसे करने का मैं एग्जाम्पल लूंगा, मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा। और एग्जाम्पल के बारे में मैं जब बात करता हूं तो आई विल स्टार्ट एग्जाम्पल्स, और मैं रैंडमली एग्जाम्पल लूंगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जरूरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए
ये कौन से नेचर का है। मैंने जो ऑर्डर से मैंने एक फंक्शन के टाइप के हिसाब से मैंने डिस्कशन रखा है, यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं वही ऑर्डर में जाऊंगा। मैं कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप के फंक्शन का मैं ले लूँ, इसलिए भी जरूरी है कि आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी होना चाहिए, एक ऑप्शन मिलता है मैं कैसे भी रैंडमली लूँ। चलिए पहले एग्जाम्पल की मैं चर्चा करूँ। समझो आपको दिया है क्वेश्चन, ध्यान रखें अभी मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। मैं कुछ भी रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, दिस में बी एडिशनल क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सो आई एम राइटिंग हियर y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल रेस टू 6, होल रेस टू 6। ये कौन से फॉर्मेट में है, f ऑफ x रेस टू n, f ऑफ x रेस टू n। तो ये है तो एल्जीब्रिक है, ये एल्जीब्रिक फंक्शन के बारे में है और ये कंपोजिट नेचर का है। अब हम जब इसको देखते हैं तो पहले ऊपर पावर 6 पूरे के हैं वो बाहर से पहले मुझे दिखता है। सो जब भी मैं डेरिवेटिव लेऊंगा आई विल राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आई विल राइट dy बाय dx। तो सबसे पहले f ऑफ x रेस टू n, जो n है पावर में वो नीचे आएगा 6 और पूरे f ऑफ x 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पूरा जो f ऑफ x है उसके पावर में 6 माइनस 1 होकर 5 हो जाएगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब जो ये अंदर का फंक्शन है वो उसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो मैं देखो किस तरह से लिख रहा हूँ, पहले ये पूरा जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है वो पूरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स, उसके पहले मैंने डी बाई डी एक्स जो लिखा है वो शो करता है कि अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने डेरिवेटिव निकाला नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेने वाला हूँ। डी बाई डी एक्स शुरुआत में लिखा ना ब्रैकेट के, उसका मीनिंग क्या बनता है कि ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकलने जा रहा है, वो भी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेगा। ये मैंने इंटीमेशन दे दिया है क्योंकि बाहर का फंक्शन जो था पावर 6 उसका तो डेरिवेटिव निकल चुका, ये रहा, मगर उसके अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने के बारे में मेरी बात चल रही है और निकालूंगा मैं, दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। सो जिसका डेरिवेटिव निकल गया है वो एज इट इज 6 इंटू दिस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल रेज टू 5 एज इट इज, क्योंकि उसका ऑलरेडी डेरिवेटिव निकल चुका है, ऑलरेडी डेरिवेटिव निकल चुका है। और रही बात नेक्स्ट ब्रैकेट में जिसका डेरिवेटिव अभी निकालना है, उसमें मेरे पास जो पूरा ब्रैकेट है उसके अंदर एक एक टर्म है। जैसे पहला है 5x क्यूब, चलो पहले 5x क्यूब के बारे में बात करो। 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो क्या 5 कोएफिशिएंट में है, कोएफिशिएंट x क्यूब का है वो एज इट इज रहेगा 5, x क्यूब में जो 3 है वो नीचे आएगा, 3 जैसे नीचे आएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, और x के पावर में जो 3 है उसमें एक कम हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर। हो गया डेरिवेटिव खत्म। ये 11 की बात हो गई। एक छोटी छोटी बात जो डेरिवेटिव निकालने वाली, ये इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं गया, इसलिए तो मैंने बेसिक वापस रिपीट किया ताकि ये सब डेरिवेटिव का मामला आपको वापस से रिवाइज हो जाए। तो अब इस आगे के कंसेप्ट में जब ये छोटी छोटी बातें जब आपके सामने आ रही है उसको आप बराबर से एग्जीक्यूट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट प्लस 9x स्क्वायर, 9 कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का एज इट इज रहेगा, ऊपर से 2 नीचे आएगा, 9 इंटू 2 18, 18 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना ऊपर, 2 में से एक माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, पावर में 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस 3x, 3x x के पावर में 1 है, 1 नीचे आएगा, 3 इंटू 1 1 होएगा, x के पावर में 1 था, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 1। तो 3x का डायरेक्ट डेरिवेटिव बोलने का, जैसे x का था मैंने x का लिखा है, तो x का खाली रहेगा तो 1 आता है डेरिवेटिव, क्योंकि x मतलब 1x होता है, 1 लिखते थोड़ी ना है। तो यहाँ तो 3x है। अच्छा बाजू में साइन को रेफर करो बराबर से उसके पहले जो दिया है, तो 3 माइनस 3x, सो माइनस 3x का डेरिवेटिव ओनली माइनस 3, खाली 3x बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, माइनस मैंने पहले से लिख लिया था इसलिए, और यू कैन रेफर कंप्लीटली अलोंग विद द साइन।
-3x, और लास्ट का +5 वो तो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस खाली ध्यान रखना है, आंसर अपने आप रिफ्लेक्ट होना है। हाँ, टेक्निकली कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक लगाने का, और लॉजिक तो सबके दिमाग में होता ही है स्टूडेंट्स। खाली कमी ये होती है कि हमारा हम अटेंशन नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमारा वो दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन दिमाग काम क्यों नहीं करे, सबको दिमाग सेम मिला है, उपयोगिता नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। यूटिलाइज इट इन प्रॉपर मैनर so as you can also use it properly. ध्यान से सब लिखते जाना, मेहरबानी करके ये कोई भी चीज को मिस नहीं करना, क्योंकि थ्योरी जो आपको मिलेगी वही एक आपके लिए अच्छा बेस जनरेट करेगा। अभी एग्जाम्पल को बाद में टेक्स्ट बुक में से लेना ही है हमको, बाद में अपने को एग्जाम्पल से कोई लेना देना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर मालूम पड़ता ही है अपने को। मेन बात जो है ये बेसिक, उसको आप प्रॉपरली दिमाग में उतारिए। एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं, ये मैं ब्रैकेट में कुछ भी लिखने वाला हूँ भाई, और ये मैं आपको दे दिया हूँ पाई। लो, मैं कुछ भी लिखने वाला हूँ, log x प्लस 8x स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 9। लो, मैंने ब्रैकेट में कुछ भी भरा मसाला। हाँ, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर में क्या दिखता है, 5। अरे भाई वो मेन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो बाहर कौन दिखता है, पहले पूरे ब्रैकेट के रेस टू में 5 दिखता है। तो पहले हम जब डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स, जब हम फाइंड आउट करने शुरू करेंगे, सबसे पहले 5 पावर में से नीचे आएगा, 5 नीचे आ गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज, और पावर में 5 माइनस 1 होके वो 4 हो जाएगा, और फिर अलग से डेरिवेटिव निकालने का अंदर के फंक्शन का, जिसमें है log x प्लस 8x स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 9। खत्म हो गई बात। और अब हम जिसका डेरिवेटिव निकल चुका है उसको तो एज इट इज रिपीट करके लिखना ही है, ये देख लो भाई। और अब बारी है ये ब्रैकेट के लिए डेरिवेटिव निकालना, उसमें भी पहला टर्म कौन सा है, log x, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 16x, 2 नीचे आएगा ना, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x, और 2 माइनस 1 1, 1 तो लिखते नहीं पावर में, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू एक्स, माइनस तो अपने जगह पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और प्लस 9 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गया आंसर। स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक फंक्शन चल रहा है, कंपोजिट फॉर्म चल रहा है, और इसके साथ मैं तीसरा एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, अब मैं वेराइटी की ओर आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने ये देख लीजिए, ये एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव का एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। मैं ये टेबल पे इसलिए घूम फिर के आ रहा हूँ बिकॉज यही हमारा पूरा फाइनल स्ट्रक्चर, जो मैंने ये समरी है, जो ये पूरा का पूरा हमको एक का एग्जाम्पल लेते हुए कंप्लीट करना है, ताकि एक एक टाइप वाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई दूसरा मैंने जो लिखा हुआ है वो भी एल्जीब्रिक नेचर का ही हुआ है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर रूट पे आ रहा है डिपेंड करते हुए, तो मैं रूट के लिए अलग ही बात करूंगा, जो दोनों एल्जीब्रिक नेचर के बेसिस पे बात रखूंगा मैं, लेकिन उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमने निकाल के लिया हुआ है, तो उसके आधार पे एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, अंडर रूट
उसके अंदर और एक फंक्शन भर दो 5x² माइनस 3x प्लस 9। भाई जी बाहर से देखो स्क्वायर रूट दिखता है पहले, फिर उसके अंदर देखो तो ये ब्रैकेट दिखता है। बाहर जो देखता है पहले उसका डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर का। जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल्स टू रूट एफ ऑफ एक्स। इसको बेसिकली बोलना किस तरीका से है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो तो आप पढ़ लोगे, लेकिन इसका नेचर किस तरह का हो गया, रूट एफ ऑफ एक्स। क्या बोलने का, रूट एफ ऑफ एक्स। तो भाई जी दिस विल बी 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे है 5x² माइनस 3x प्लस 9। और फिर भाई जी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अलग से किसका निकलेगा, उसके अंदर जो है रूट के अंदर क्या है 5x² माइनस 3x प्लस 9, ये है। तो पहले बाहर का जो रूट है उसका 1/2 रूट एक्स के हिसाब से, यहाँ था रूट एफ ऑफ एक्स तो हो गया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर अलग से डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का। अब देखो जो रूट का है उसका तो डेरिवेटिव निकल चुका है, उसको तो मुझे एज इट इज लिख के खाली रखना है। और डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं हम, इसके लिए ब्रैकेट में जो है उसके अंदर पहला टर्म है 5x²। 5x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 2 नीचे आएगा 10x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 9 का तो 0 हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है ना अकेला। अब ये 10x माइनस 3 पूरा ब्रैकेट जो आया वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। आप चाहो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट जो है ना उसको न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन उसको हम लिखने के लिए न्यूमरेटर में छोड़ सकते हैं 10x माइनस 3 होल अपॉन 2 रूट 5x² माइनस 3x प्लस 9। खत्म हो गई बात, आंसर आ गया। ऐसे तो सेकेंड लास्ट स्टेप में आंसर आ चुका था, लेकिन खाली इसको मैंने थोड़ा सजावट के साथ लिखा है, जैसे हम सिस्टमेटिक समझते हैं उसको लिखना, दैट वे आई हैव रिप्रेजेंटेड। स्टूडेंट्स ये हो गया रूट एफ ऑफ एक्स के नेचर का एग्जाम्पल। और अब आपको नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ, 1/f ऑफ एक्स के बेसिस पे जो बात करते हैं हम, तो उसका भी एक आपको मैं एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू आपको दिया है 1/2x माइनस 3 ओके होल रेज टू 5। तो इसका एग्जैक्टली आपको डेरिवेटिव जो निकालने के लिए है, तो मैंने जो मेथड से आपको मतलब ये जो रूल बना के लिया हुआ है क्या है, 1/f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको लेना हो तो क्या हो जाएगा 1/-1/f ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा मामला बनता है। तो बस ये हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, समझो तो क्या आपको आंसर मिलना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हेन वी फाइंड डेरिवेटिव, प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स, मैंने जो ये साइड में रूल लिखा है, व्हाट डज इट मीन, 1/f ऑफ एक्स, उस कंपोजिट फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2x माइनस 3 होल रेज टू 5। सो दिस होल डिनोमिनेटर, this whole denominator is your f of x। ध्यान से समझना। So when we obtain its derivative differentiating with respect to x, dy by dx, सबसे पहले आंसर में मैंने क्या लिखा है नीचे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इज -1/f ऑफ एक्स, वॉट एवर एफ ऑफ एक्स इट विल बी गिवन, उसका पूरे का होल स्क्वायर है। सो इट इज गोइंग टू बी -1/2x माइनस 3
होल रेज टू 5 होल रेज टू 2। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? एफ ऑफ एक्स तो पहले से है जो है 2x माइनस 3 होल रेज टू 5, और उसका भी पूरे का पावर में 2 चाहिए, सो होल स्क्वायर कर दिया, और then we have to find a derivative of that f of x, and that f of x is nothing but 2x minus 3 whole raised to 5। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाना है, तो -1 अपॉन 2x माइनस 3, पावर्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 इट विल बी 10। और अब मुझे ये जो आगे डेरिवेटिव ढूंढना है, अगेन इट इज गोइंग टू कम अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ f of x raised to n, f of x raised to n। सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 नीचे आएगा, 2x माइनस 3 होल रेज टू 5 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी 4, एंड अगेन वो अंदर जो फंक्शन है 2x माइनस 3, उसका डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। सो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में एक बात तो यहाँ दिखता है आपको कि ये 2x माइनस 3 होल रेज टू 10 है, और ये 2x माइनस 3 होल रेज टू 4 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 10 टाइम्स में से 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 6 टाइम्स विल बी रिमेनिंग, एंड दिस 5 is in the numerator and this -1 is also in the numerator, so it becomes -5 upon 2x minus 3 whole raised to 6। और इसका जो है डेरिवेटिव निकालना बाकी है, उसका डेरिवेटिव जो भी आएगा वो न्यूमरेटर में 2x का 2 और -3 का 0, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गेट -10 अपॉन 2x minus 3 whole raised to 6, whole raised to 6। So this is what a particular composite form of 1 upon f of x that we have considered। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हम 1 upon x का जो फॉर्मेट है वो हम यूज नहीं करते हैं, वो मान के हमने इसका डेरिवेटिव निकाला ना, लेकिन समझो हम उस तरह से इसका कंसिडरेशन नहीं करते हैं, तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपके सामने बताता हूं, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। सो सेम क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा मेथड भी आपके सामने पेश करता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x माइनस 3 होल रेज टू 5। ठीक है, तो इसको हम 1 अपॉन f ऑफ x जैसा हमने कंसिडर करके डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट मेथड में, दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट वे। हम उसको ऊपर ले आएंगे, ये जो पूरा डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, और जो है ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 होल रेज टू -5 बन जाएगा। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला है स्टूडेंट, मैंने खाली वो डिनोमिनेटर में से उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है। सो जो पावर है वो साइन चेंज हो जाना है। सो अब ये देखो आपको दिखता है ये है f ऑफ x रेज टू n, और ये f ऑफ x रेज टू n के कंपोजिट फॉर्म के हिसाब से अब हमारे को डेरिवेटिव जो लेना है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी, तो -5 नीचे आएगा, 2x माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1, और जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है जो ये 2x माइनस 3, उसका भी अलग से डेरिवेटिव निकलेगा। सो ये हो जाना है -5 इंटू 2x माइनस 3 होल रेज टू -6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x माइनस 3, 2x का 2 माइनस 3 का 0 हो जाना है, एंड फाइनली ये डेरिवेटिव तो निकल चुका है। अब थोड़ा इसको सिंपल फॉर्म में हम लेके आते हैं, जैसे कि -5 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज -10, और ये जो 2x माइनस 3 होल रेज टू -6 नेगेटिव पावर है, ये पूरे को अपन डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो यही 2x माइनस 3 के पावर को वो पॉजिटिव बना देना है, और वही आंसर डेरिवेटिव का हमें मिल रहा है। देख लो, जो हमने प्रीवियसली ये
1/f(x) के कंपोजिट फॉर्म के बेसिस पे हमने डेरिवेटिव जो फाइंड किया, और यहाँ जो सेकेंड मेथड में है हमने वो न्यूमरेटर में ले लिया और फिर उसका डेरिवेटिव निकाला। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर। सो स्टूडेंट, ये दो मेथड बताने के पीछे का ये मेन मकसद था कि कंपोजिट फॉर्म दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने पहले मेथड में उसको 1/f(x) के हिसाब से ही कंपोजिट फॉर्म में कंसिडर करके उसका डेरिवेटिव निकाला, वेर एज इन द सेकेंड मेथड उसको मैंने ऊपर लेके आया और न्यूमरेटर में आने के बाद उसके बाद वापस उसका कंपोजिट फॉर्म जो बनता है उसके आधार पे मैंने आगे डेरिवेटिव निकाला कि जो यहाँ उसका f(x) का कंपोजिट फॉर्म बन गया। जैसे वो पावर जैसे वो न्यूमरेटर में आ गया, पावर का साइन चेंज होके जो कि वो f(x) के कंपोजिट फॉर्म में आ गया, और यहाँ जो है मैंने उसको ऊपर नहीं लेके आया हूँ, जो है 1/f(x) को नीचे ही डिनोमिनेटर में ही f(x) को रहने दिया है। So in both the ways you can obtain, and this is what an example you have seen about 1/f(x) type of composite form.